गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू बेटा। आज हम हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर है बेटा? चैप्टर नंबर 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। ये मैंने गोल दायरे में लिया है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। और जिस आधार पे इसका नामकरण हुआ है उससे एक स्पष्टता जाहिर हो रही है कि ये जो महाद्वीप है साम्राज्य वाला, 3 वाला, ये 3 महाद्वीपों में फैल गया था। महाद्वीप कौन कौन से थे? यूरोप, अफ्रीका, एशिया। और इस साम्राज्य का जो नाम था वो कौन सा था? रोम। कि जो ये साम्राज्य है जो 3 महाद्वीपों में फैला, उन 3 महाद्वीपों के नाम थे यूरोप, अफ्रीका और एशिया। और इस साम्राज्य का नाम था रोम। साम्राज्य का अगर हम रोम साम्राज्य की जो अगर बात करें तो अभी मैंने जो आपको बताया है, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। यूरोप उर्वर अर्धचंद्राकार क्षेत्र। उर्वर अर्धचंद्राकार का क्षेत्र का मतलब होता है जो आधा चांद जैसा हमें दिखाई देता है कटा हुआ, ठीक ऐसा ही क्षेत्र था एशिया और अफ्रीका का। उस क्षेत्र को क्या बोला गया था? उर्वर। उर्वर का मतलब था ये उपजाऊ बहुत था। और इसी कारण जो है रोम साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा क्या थी? मजबूत थी। सबसे बड़ा रीजंस था उसके पास। दूसरी जो बातें हैं यहाँ पर, जो रोमन साम्राज्य था उसके अंदर विभिन्न प्रकार के सामाजिक जो है समूह क्या थे? शामिल। ये देखो अंडरलाइन कर दिया है मैंने। तीसरी जो बात है यहाँ रोमन साम्राज्य की खास बात, जो महिलाएं थी उनकी स्थिति जो है बहुत सुदृढ़ थी। ये जो है ना उसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ मैं। कानूनी स्थिति कैसे सुदृढ़ थी? एक तो वो अपनी मर्जी से तलाक ले सकती थी, दूसरा उसे संपत्ति के अधिकार भी थे। आज की महिलाओं को जो संपत्ति के अधिकार आपको दिखाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा जो है संपत्ति के अधिकार किसको थे? रोम के अंदर जो है महिलाओं को थे। यहाँ की चौथी जो विशेषता थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो किसके ऊपर आधारित थी? श्रम बल के ऊपर। और वो श्रम बल किसका होता था? दास का। ये देखिए, और जब दास होंगे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तो जाहिर सी बात है वहाँ की स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। तो ये तो था इंट्रोडक्शन कि जो रोम साम्राज्य था वो क्या था, कहाँ तक फैला हुआ था, उसका जो समाज था उसके अंदर किस प्रकार की जो है विविधताएं थी। अब हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है यहाँ कि ये जो सारी बातें हमें पता लग रही है, ये हमें बताई किसने? ये हमें पता कहाँ से चली? तो उसके लिए हमारे पास 3 स्रोत थे। पर्सन भी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार आता है कि जो रोम साम्राज्य है उसकी जानकारी के स्रोतों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से स्रोत थे? तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ। 3 भागों में विभाजित करेंगे हम। कितने में? 3। दिखा आपको। फर्स्ट पाठ्य सामग्री, सेकंड प्रलेख और थर्ड भौतिक अवशेष। पाठ्य सामग्री का मतलब था कि उस दौरान राजाओं के द्वारा जो भी चीज़ें लिखी गई, पत्र हो सकता है, व्याख्यान हो सकता है, कोई प्रवचन हो सकता है, कोई कानून हो सकता है, वो जो चीज़ें लिखी गई हैं वो हमारी किस में आती है? पाठ्य सामग्री में आती है। सेकंड जो हमारे पास आई वो कौन सा है? प्रलेख या दस्तावेज।
उस टाइम में पेपाइरस क्या था? ये एक पौधा होता था और ये नील नदी के किनारे पर क्या होता था, उगा करता था। तो उसके जो पेड़ के पत्ते होते थे काफ़ी चौड़े होते थे, उनके ऊपर जो है लिखा जाता था। उन लिखे हुए पत्तों को ही क्या कहते थे, दस्तावेज़। ये यहाँ लिखा भी है, ये प्रश्न भी आ जाता है बहुत बार, पेपाइरस के बारे में आप क्या जानते हैं। तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती थी उसमें वो क्या काम करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर लिखी जाती थी, इन पत्तों के ऊपर जो है लिखी जाती थी। उसके बाद में अंतिम पॉइंट्स हमारे पास आ जाता है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष कौन सा होता है? जो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, जैसे कोई इमारत हो सकती है, अंडरलाइन करके दिखाऊं, ये देखिए दिखा रहा हूँ मैं, इमारतें हैं, स्मारक है, मिट्टी के बर्तन है, सिक्के है, पक्षीकारी है, ये सारी की सारी किस्में आ जाती हैं भौतिक वस्तुएं। तो हमारे पास ये यहाँ 4-5 पर्सन अराइज हुए हैं सारे। मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो रोम साम्राज्य है वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो कहाँ तक फैला हुआ था? यूरोप और उर्वर अर्धचंद्राकार जो क्षेत्र था, यानी कि पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका तक जो है ये फैला हुआ था। उसके बाद वहाँ पर क्या किस प्रकार की सामाजिक विविधता थी? तो अनेक प्रकार की थी। रोमन साम्राज्य के अंदर महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो कानूनी बड़ी सुदृढ़ थी, संपत्ति का अधिकार उनको मिला हुआ था। रोमन साम्राज्य की जानकारी हमें जो है कहाँ से मिलती? तो उसके हमारे पास 3 आधार हैं। कौन कौन से हैं? पाठ्यपुस्तक हैं, दस्तावेज़ हैं और भौतिक अवशेष हैं। उसके बाद यहीं हमारे पास एक प्रश्न आ जाता है कि पेपाइरस क्या था? तो ये एक सरकंडे का पौधा होता था जो नील नदी के किनारे क्या होता था। अपने चैप्टर की जो है शुरुआत कर रहे हैं कि जो ये साम्राज्य था उस टाइम रोम साम्राज्य ही नहीं है, जो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका था और मध्य पूर्व का जो क्षेत्र था, ये 2 विशाल साम्राज्यों के अंदर जो है बटा हुआ था। ये 2 साम्राज्य कौन कौन से थे? एक की तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं, रोम, और दूसरा कौन सा था? ईरान। कितने साम्राज्य थे? 2। अगर हम दोनों साम्राज्य की बात करें तो रोम साम्राज्य ईरान साम्राज्य से क्या था? बड़ा था। और जब 2 साम्राज्य थे तो इन दोनों साम्राज्य जो एक दूसरे के साथ लगते थे, तो जाहिर सी बात है हर साम्राज्य का जो मुखिया है वो अपने साम्राज्य का जो है विस्तार करना चाहेगा। और अगर वो विस्तार करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच में आपस में क्या होगी? लड़ाइयाँ होगी। दोनों साम्राज्यों को जो है फ़्रात जो नदी थी वो क्या करती थी? अलग करती थी। क्या करती थी? उन दोनों को अलग करती थी। ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देखो। 2 साम्राज्य थे, ईरान और रोम, आपस में वो क्या करते थे? लड़ते थे। और फ़्रात नदी जो है उनके बीच में क्या करती थी? बहती थी, जो उन दोनों को क्या करती थी? अलग करती थी। उसके बाद जो है आप नीचे जो है एक मैप दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है बेटा? ये टिक मार्क किया है मैंने आपको। यहाँ आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है। ये यूरोप और अफ्रीका जो महाद्वीप थे दोनों को अलग अलग करता। ऊपर जो आप ये राइन नदी, डैन्यूब नदी, ये गोल आज का वर्तमान का फ्रांस, डैन्यूब नदी, राइन नदी, ये राइन नदी जो है जर्मनी में बहती है, मकदूनिया, ये जो मैं कर रहा हूँ, हिस्पेनिया, बेटिका, ये यूरोप है सारा। ये क्या है? यूरोप है। भूमध्य सागर के नीचे आपको ये मोरक्को दिखाई दे रहा होगा, नमुदिया दिखाई दे रहा होगा, ये सारा क्या था? अफ्रीका। और बीच में क्या है? ये भूमध्य सागर। तो कहने का भाव ये यहाँ पर कि इस मानचित्र के द्वारा अगर हम देखेंगे तो ये जो रोम साम्राज्य है वो दोनों ओर था, भूमध्य सागर के उस ओर भी और भूमध्य सागर के उस ओर भी था। तो इसकी जो उत्तर के अंदर जो सीमा का निर्धारण था वो 2 नदियाँ मैंने आपको दिखाई थी, राइन और किससे होता था? डैन्यूब से होता था। उसके बाद हमारे पास जो ये साम्राज्य बना रोम का, उसका कौन सा काल आ जाता है? आरंभिक काल। कौन सा काल आ जाता है? आरंभिक काल। तो रोमन साम्राज्य उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर कितने भागों में डिवाइड किया जाता है उसको? 2, पूर्ववर्ती
और परवर्ती। तीसरी शताब्दी, कौन सी शताब्दी? तीसरी शताब्दी। उससे पहले का जो साम्राज्य था वो अवधि कौन सी थी? पूर्ववर्ती। और उसके बाद की जो अवधि थी वो कौन सी होती थी? परवर्ती। परवर्ती का मतलब बाद में और पूर्ववर्ती का मतलब पहले। कि जो रोमन साम्राज्य है उसको हमने ऐतिहासिक आधार पर दो भागों में डिवाइड कर लिया। तीसरी शताब्दी से पहले का जो इतिहास था वो पूर्ववर्ती साम्राज्य में उठाया हमने, और तीसरी शताब्दी से बाद का जो हमारा इतिहास है उसको हमने जो है उठाया, तो वो किसके नाम से उठाया? परवर्ती। अब दो महाशक्तियाँ, वो दो महाशक्तियाँ कौन सी थी? अभी मैंने चर्चा कर ली थी, रोम और ईरान। ये दे रहा है देखिए। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि रोमन जो साम्राज्य था वो ईरान की तुलना में ज़्यादा क्या था? विविधतापूर्ण था। ये इस लाइन से भी जो है आपको स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद में जो भाषाई बात करेंगे हम, तो यूनानी और लैटिन, ये रोमन साम्राज्य, इसमें संस्कृति का मिला जुला था। तो यहाँ जो भाषाएं बोली जाती थी, आ जाता है प्रश्न कई बार, लातीनी और यूनानी, कि जो रोम साम्राज्य है वहाँ पर कौन सी भाषाएं इस्तेमाल होती थी? तो लातीनी और यूनानी भाषाएं जो है क्या होती थी? यूटिलाइज की जाती थी। फिर यहाँ एक प्रश्न अराइज हो जाता है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके पास, ये देखिए, गणतंत्र। ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है कि गणतंत्र क्या था? तो गणतंत्र क्या था? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती थी? सीनेट। अब बात यहाँ आ जाएगी, जो सीनेट है वो क्या थी? तो सीनेट जो है रोमन साम्राज्य के अंदर कुलीन जो परिवार थे, जो सम्भ्रात परिवार थे, जो अमीर जो लोग थे, उन लोगों को मिलाकर के एक संस्था बनाई जाती थी। उसको क्या बोला जाता था? सीनेट। और सीनेट के परामर्श से ही राजा क्या चलाता था? प्रशासन चलाता था। अब हम बात करते हैं तो दो प्रकार की व्यवस्था देखेंगे आप यहाँ, एक तो गणतंत्र और एक राजतंत्र। तो जो राजतंत्र है उसके अंदर जो पहला सम्राट बना वो कौन बना? अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखिए, आगस्टस। ये प्रश्न बहुत बार आ जाता है, रोम के प्रथम सम्राट का नाम क्या था? तो क्या था? आगस्टस था। और उसने जो अपना जो राज्य स्थापित किया, उस राज्य को क्या बोला जाता था? प्रिंसपेट। और प्रिंसपेट के अंदर जो प्रिंसेप जो शब्द था वो किस भाषा का था? लातीनी भाषा का। इसका अर्थ क्या होता था? प्रमुख नागरिक। सीनेट मैंने अभी आपको बता दिया कि वो निकाय था। ये देखिए, उन दिनों जो है रोम एक रिपब्लिक जो है, गणतंत्र था। तो ये संस्था जो है कौन सी थी? ये वो संस्था थी जो राजा को जो है समय समय पर क्या देती थी? वो सलाह देती थी। ये देखिए आप, सेनेट को सम्मान प्रदान किया जाता था। ये देखिए कई शताब्दियों तक रहा। अभी मैंने बताया कुलीन और अभिजात परिवार के लोगों का इस पे क्या होता था? प्रतिनिधित्व होता था। अब यहाँ एक प्रश्न आ जाता है बहुत बार कि सेनेट के साथ राजाओं का व्यवहार कैसा होता था? तो जो राजा सीनेट के साथ अच्छा व्यवहार करते थे उनको बहुत अच्छे जो है व्यक्तित्व वाले राजा की क्या दी जाती थी? श्रेणा। और श्रेणी में रख लेते थे वो, या उसको श्रेय दिया जाता था। जबकि जो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते थे उनको किसकी दृष्टि से देखा जाता था? शक की नज़र से। देखिए आप, तो हमारे पास दो चीज़ हो गई है, सम्राट और सीनेट। अब हमारे पास तीसरी चीज़ यहाँ आ जाती है, सेना। क्या आ जाती है? सेना। ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। तो सेना के अंदर जो भर्ती की जाती थी, प्रश्न बहुत बार आ जाता है, बलात् भर्ती से आप क्या समझते हैं? ये देखिए, बलात् भर्ती से आप क्या समझते हैं? तो बलात् भर्ती जो है सेना में वह होती जिसके लिए कुछ वर्गों या समूह के वयस्क जो पुरुष होते थे उनको अनिवार्य रूप से क्या करनी पड़ती थी? सेना के अंदर सेवा करनी पड़ती थी। उसके बाद में कई बार आगस्टस के बारे में आ जाता है। तो ये देखिए आप कि 27 ईसा पूर्व में जो आगस्टस था वो जूलियस सीजर का क्या था? दत्तक पुत्र था। और उत्तराधिकारी ऑक्टेवियन ने उसका क्या कर दिया था? तख्ता पलट कर दिया। और ऑक्टेवियन जो है किसके नाम से? ऑगस्टस के नाम से जो है क्या बन बैठा था? सम्राट बन बैठा था। और बलात् भर्ती का हमें ये पता लग गया। तो 25 वर्ष तक जो है सेवा करनी पड़ती थी और एक बहुत विशाल सेना थी। ये देखिए 6 लाख जो है सैनिक थे, और इन्हीं के द्वारा सम्राट का भाग्य क्या होता था? निर्धारित होता था।
क्योंकि सेना के अंदर अगर सैनिक मजबूत होंगे तो बहुत लंबा जो है साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है। और ये भी वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सैनिकों को अगर अच्छा वेतन नहीं मिलता था तो वो लगातार क्या करते थे, आंदोलन। ये देखिए, उसके बाद में जैसे जैसे समय जो है बीतता गया तो हमें पता लगता है कि सम्राट जो है वो किसके प्रति सहानुभूति रखता था, सेनेट के प्रति। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो सेना के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च था, तो इन्हें बहुत भारी क्या लगाने पड़े, कर भी लगाने पड़े। तो अब हमारे पास 3 महत्वपूर्ण वर्ग उभर करके यहाँ आए हैं, सम्राट, सीनेट अभिजात वर्ग, और थर्ड हमारे पास क्या था, सेना। और इनको क्या बोला जाता था, 3 खिलाड़ी। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, रोम में जो है 3 खिलाड़ी कौन थे, तो वो 3 खिलाड़ी कौन थे, सम्राट, अभिजात वर्ग, और कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ, ध्यान से देखेंगे तो सेना। जब राजा कमज़ोर हो जाता था तो शक्ति के लिए संघर्ष भी हो जाता था, उसे क्या बोला जाता था, गृह युद्ध। ये देखिए, अपने ही देश के अंदर जब लोग आपस में सत्ता को जो है हथियाने के लिए जो अब युद्ध करना शुरू कर देते थे, ये देखिए यहाँ दिया हुआ भी है, गृह युद्ध हो जाता था। और ये बोल भी रहा है कि 69 ईस्वी को छोड़कर जब एक के बाद कुल मिलाकर के 4 सम्राट यहाँ पर क्या है, गद्दी पर बैठे, तो जो शुरू की 2 शताब्दी थी उस समय कोई भी यहाँ पर गृह युद्ध नहीं हुआ। उसके बाद में यहाँ वर्णन किया है टिबेरियस, कई बार आ जाता है प्रश्न कि टिबेरियस ने कब से कब तक शासन किया, तो 14 ईस्वी से लेकर के कब तक किया था, 37 ईस्वी तक। और ये जो है अगस्टस का पुत्र नहीं था, इसे उसने क्या लिया हुआ था, गोद लिया हुआ था। तो अगस्टस का जो काल है वो किस काल के लिए जाना जाता है, शांति काल। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि उस रोमन सम्राट का नाम बताइए जिसके शासन काल को जो है शांति का जो है काल बोला जाता था, तो कौन सा था, ऑगस्टस। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है कि रोम जो साम्राज्य इतना विस्तृत था तो वो कैसे था, तो वो किसकी वजह से था, कर की वजह से। और वो कर किस में लिया जाता था, दिनारियस। ये प्रश्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ जाता है। दिनारियस क्या था, तो ये एक चांदी का सिक्का था जिसका वजन कितना होता था, 4.5। 2 प्रकार के सिक्के चलते थे, बाद में यहाँ एक सोलिडस नाम का सिक्का भी आ गया था, वो किसका होता था, सोने का होता था। तो जिन प्रांतों से क्या किया जाता था, कर वसूल जो है किया जाता था, ये सारी की सारी, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए 6 करोड़ तक पहुँच गया था। आबादी जो है वो दूसरी शताब्दी के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था होने की वजह से कितने करोड़ तक पहुँच गई थी, 6 तक। और बड़े बड़े केंद्र थे यहाँ, कार्थेज है, सिकंदरिया है, एंटियोक है। तो जब धन संपदा यहाँ पर बड़ी, सरकार जो है वो साम्राज्य को किस में बांटती थी, ये देखिए प्रांतों में। इन प्रांतों से क्या मिलती थी, धन संपदा आती थी। और ये जो धन संपदा इकट्ठी करके देते थे वो कौन देते थे, सामंत वर्ग जो था अस्तित्व में आया था, वो जमींदार जो था वो, या फिर जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो सारे के सारे यहाँ पर देते थे। उससे एक नया वर्ग उभर कर के क्या आ गया सामने, ये देखिए, जिसको हम क्या कहेंगे, अभिजात वर्ग। और राजा जो है उन्हीं के ऊपर क्या करता था, निर्भर, उनके ऊपर जो उनकी निर्भरता होती थी, इस कारण जो है धीरे धीरे सीनेट का प्रभाव जो है वो राजा से क्या हो गया, कम हो गया। ये देखिए अंडरग्राउंड स्थानीय जो उच्च वर्ग था वो साम्राज्य में कर वसूली के कार्य में क्या करता था, सहायता करता था। सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों से आते थे, तो एक नया आगे जो सम्राट वर्ग उभर करके सामने आया और सीनेट के सदस्यों की तुलना में ज़्यादा क्या था, शक्तिशाली था, और सम्राटों का उन्हें क्या था, समर्थन था। और गैलिनस ने सीनेटरों को जो है क्या कर दिया, फिर सैनिक कमान से भी क्या कर दिया, हटा दिया। सेना में उनके प्रवेश पर भी क्या लगा दी, पाबंदी लगा दी। कहने का भाव ये है कि जो अभिजात वर्ग था वो धीरे धीरे अब क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। उसके बाद में हमें मनोरंजन के भी कुछ साधन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये देखिए सार्वजनिक जो है स्नान गृह होता था, लेकिन कुछ एक लोग ये कहते हैं कि उसका विरोध भी किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा अगर लोग एक स्थान पर स्नान करते हैं तो उससे किसकी पवित्रता भंग हो जाती है, जल की पवित्रता। और भी हमें पता लगता है कि जो कैलेंडर वर्ष था उसके अंदर 176 दिन ऐसे होते थे जहाँ कोई ना कोई मनोरंजनात्मक वहाँ पर क्या किया जाता था, प्रदर्शन जो है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है तीसरी शताब्दी का संकट। ये वो टाइम था जब रोमन साम्राज्य जो है धीरे धीरे क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था।
और जो ईरानी साम्राज्य था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, फैल रहा था। ये देखिए आक्रामक साम्राज्य था, ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, 225 ईसा पूर्व में उभर कर आ रहा था। इन लोगों के वंश को क्या बोला जाता था, सासानी वंश। सासानी वंश का जो है ईरान के ऊपर क्या था, नियंत्रण था। और ईरान के शासक शाहपुर ने उस टाइम बताया कि हमने 60,000 जो है रोमन सेना का क्या कर दिया था, सफाया कर दिया था। रायनाई और डेन्यूब नदी तक ईरान के लोग बढ़ना क्या हो गए थे, शुरू हो गए थे। रोमन साम्राज्य क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। और इसीलिए कहता है देखिए कि तीसरी शताब्दी के अंदर जो है थोड़े अंतराल पर 47 वर्षों में कितने सत्तासीन हुए सम्राट, 25। इससे ये तय करता है कि जो तीसरी जो शताब्दी थी, और इसी से हमने क्या किया था, डिवाइड किया था पूर्ववर्ती और परवर्ती। इसी ये वही तीसरी जो है शताब्दी है। तो तीसरी शताब्दी जो है रोमन साम्राज्य के लिए संकट का जो है काल थी। भयंकर बीमारियां भी यहाँ फैल गई थी और चांदी की भी यहाँ पर क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। व्यापार भी इनका क्या हो गया था, कमज़ोर हो गया था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिंग, साक्षरता और संस्कृति। लिंग के अंदर हम यहाँ बताएंगे कि पुरुष और महिला दो प्रकार के लिंग हमारे सोसाइटी में पाए जाते हैं। और अगर उन दोनों का अगर हम यहाँ वर्णन करें तो महिलाओं की स्थिति भी यहाँ पर क्या थी, बहुत सुदृढ़ थी। ये देखिए महिला जो है पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी, पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति की मालिक बन जाती थी। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व में व्यापक अधिकार थे। तो ये सारी बातें जब ये पाठ शुरू हुआ था, देखिए तलाक देना अपेक्षाकृत जो है आसान था। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि रोम के अंदर जो है महिलाओं की स्थिति आज से भी क्या थी, उच्च थी। उसके बाद में आपके पास यहाँ एक पॉइंट और आ जाता है। ये देखिए ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, सेंट ऑगस्टीन कौन था। तो ये अफ्रीका के हिप्पो नामक नगर के क्या थे, बिशप थे, और चर्च के बौद्धिक इतिहास में उनका क्या था, उच्चतम स्थान था। इम्पोर्टेंट जो है ये प्रश्न है। इसके अलावा यहाँ पर अवांछित बच्चों के बारे में भी जो है बातें की जाती हैं। अवांछित बच्चे वो होते हैं जो महिलाएं जो है शादी से पहले किसी भी बच्चे को जो है जन्म दे देती थी, या फिर कई बार क्या होता था, पति की मृत्यु के बाद महिलाएं जब जो किसी दूसरे पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी तो अपने साथ अपने जो बच्चे लेकर के जाती थी, तो उनको अवांछित जो है बच्चों की श्रेणी में रखा जाता था। और पिता उनके साथ जो है बहुत क्रूर क्या करते थे, व्यवहार करते थे। ये सारा का सारा हमें जो है, ये देखिए ऊपर भी एक अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिंदा रखने मार डालने का कानूनी अधिकार जो उन्हें प्राप्त था, और उनको किस में छोड़ देते थे, ठंड में छोड़ देते थे। उसके बाद में जो साक्षरता की जो स्थिति थी वो कोई ज़्यादा बहुत हम ये नहीं कह सकते कि साम्राज्य के अंदर लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। दीवारों के ऊपर जो है अंकित विज्ञापन भी थे, पेपायरस के बचे हुए बहुत सी चीज़ें जो दस्तावेज और संविदा पत्र हमें मिलते हैं, उस आधार पर हम बता सकते हैं कि साक्षरता जो है लोगों में व्यापक थी। सैनिक है, फौजी अफसर है, या संपदा प्रबंधक जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर पढ़े लिखे हमें दिखाई देते हैं। और विविधता मैंने आपको पहले ही बताई थी कि साम्राज्य जो है सांस्कृतिक रूप से विविध था। या विभिन्न धार्मिक संप्रदाय थे, देवी देवता थे, बोलचाल की अनेक भाषाएं थी, वेशभूषा की विविध शैलियाँ थी, तरह तरह के भोजन थे, सामाजिक संगठन के अंदर विभिन्न प्रकार की जातियाँ थी। तो हम कहने के आधार पर हम कह सकते हैं कि विविधताओं से भरा हुआ क्या था, समाज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है आर्थिक विस्तार। इसके बारे में हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।